हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो हमारा लास्ट टॉपिक जिसकी हमने शुरुआत की थी उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ साथ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक नया टॉपिक भी आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। गुड इवनिंग ऑल। होपफुली मेरी आवाज आप सब लोगों तक आ रही होगी। काइंडली कंफर्म एम आई ऑडिबल और नॉट। मेरी आवाज आप सब लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, प्लीज आप लोग सारे एक बार बता दीजिए। फिर हम लोग आज का जो हमारा वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग ऑल। तो चलिए, काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तो इससे पहले हम लोग आज की वीडियो को आगे बढ़ाएं, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि अंतिम जो वीडियो हमारा है उसमें हमने क्या क्या देखा और किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो हम लोग कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अब से जो हमारे लेक्चर्स हैं, इससे पहले जो पिछला हफ्ता था वहां पे अलग अलग टीचर जो आप लोगों को पढ़ाएंगे उनके लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन से टीचर जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इस हफ्ते से कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी हम लोग शुरुआत करते हैं। इन सब्जेक्ट्स में धीरे धीरे चेंज कर दिया जाएगा। जब पॉलिटी के दो सेक्शंस हमारे रहेंगे, पहले हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज तक पढ़ेंगे, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट वाला टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम लोग सेकंड हाफ में डिस्कस करेंगे। तो ताकि आप लोग एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो एक सब्जेक्ट का कवर कर लें, उसको रिवाइज करें और ऐसे धीरे धीरे जो आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती रहे। इसके साथ साथ दो तीन चीजें और आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि देखिए, जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, दोनों माध्यम में जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है। आप लोग अभी वेबसाइट को ही यूज करिए, ऐप को डाउनलोड मत करिए। क्लियर? क्योंकि ऐप एप्लीकेशन जो है वो अभी तक प्रॉपरली अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। यही कारण है मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप लोग पोर्टल को फोन के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हो और आपका जो लैपटॉप या पीसी है उसके ऊपर भी एक्सेस कर सकते हो। तो दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो हमारी भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस, उनमें आप लोगों के साथ नोट्स जो वो शेयर किए जा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश वाले नोट्स को फॉलो करिए और लेक्चर के साथ उनको रीड करने की कोशिश करिए। और सिमिलरली जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी ऐसा ही करिए कि हिंदी मीडियम के नोट्स अपने साथ रखिए और जो लेक्चर है उसके साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करिए। क्योंकि कुछ कदम आपको चलने पड़ेंगे, कुछ कदम हम लोग तो चलने की कोशिश कर ही रहे हैं। क्लियर? तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंडियन पॉलिटी में कवर किए जाएंगे, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स, प्रियम्बल, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, ड्यूटीज, अमेंडमेंट, यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और उसके साथ साथ कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स को भी हम लोग इंडियन पॉलिटी सेक्शन के अंदर कवर करेंगे। तो इससे पहले हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करें। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे अलग अलग एक्ट्स को हमने पढ़ा था। हमने अभी तक देखा कि किस तरह से 1773 में हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है और उसके हर 20-20 साल के बाद शुरुआत में हम लोगों को 1793, 1813, 1833 और उसके साथ साथ 1853 में रेगुलेटिंग और चार्टर एक्ट्स जो हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास करते हुए देखने को मिलते हैं, जो इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पे अभी तक जो हमने रीड किया उसमें जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी वो था 1833 एक्ट। 1833 एक्ट में हम लोगों ने देखा कि जो पावर है वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड कर दी गई थी। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि सारी की सारी पावर जो है वो गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई थी। जितने भी प्रोविंसेस, जितने भी एरियाज हम लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिलते थे, सारा डिसीजन मेकिंग सिर्फ गवर्नर जनरल ही किया करता था। इवन 1833 एक्ट से पहले जो गवर्नर्स थे, चाहे मैं मद्रास के गवर्नर की बात करूं या मैं बॉम्बे के गवर्नर की बात करूं, वो लॉस तो पास कर सकते थे, लेकिन 1833 के बाद कानून पास करने का जो अधिकार या पावर है वो भी उनसे छीन ली गई। क्लियर? तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जहां पे पूरे का पूरा जो ताकत है वो सिर्फ केंद्र के पास दे दी गई, वो कौन से एक्ट के जरिए हुआ? वो हुआ 1833 एक्ट के जरिए। उसके बाद हमने लास्ट में 1853 एक्ट के बारे में डिस्कस किया था। मैं रिवीजन कर रहा हूं इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, उसके बाद मैं स्पीड जो है उसको धीरे कर लूंगा। क्लियर? 1853 एक्ट में हमने जो लास्ट हमारा था वहां पे हमने देखा कि किस तरह से जो गवर्नर जनरल था उसकी पहले एक ही काउंसिल हुआ करती थी, उसी में ही लेजिस्लेटिव मेंबर होता था और उसी के अंदर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हुआ करते थे। अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसको सेपरेट कर दिया गया, उसको सेग्रीगेट कर दिया गया। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो अलग हुई और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अलग हुई। लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 6 लोगों को, 6 मेंबर्स को ऐड किया गया। और एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं से ही शुरू होगा, तो जो 6 लोग लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, जिनको समझ नहीं आ रहा है लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, 6 लोग जिनकी जिम्मेवारी होगी कानून बनाना हमारे देश के लिए, लॉ पास करना, लॉ बनाना हमारे देश के लिए, ये 6 के 6 लोग जो थे
ये शुरुआत में यानी कि 1853 के एक्ट के बाद सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे, सिर्फ ब्रिटिश मेंबर करते थे, तो इनको हम लोग बोल देते हैं ये कौन से मेंबर्स हो गए, आपके ऑफिशियल मेंबर्स हो गए। यानी कि सारे के सारे जब ऑफिशियल वर्ड यूज किया जाएगा, सारे के सारे जो लोग हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, सारे के सारे जो अंग्रेज लोग ही हम लोगों को लेजिस्लेचर के अंदर पार्टिसिपेट होते हुए देखने को मिलेंगे। अभी तक जो हिंदुस्तानी हैं, अभी तक जो इंडियंस हैं, ना वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनेंगे, ना ही वो मिनिस्ट्री का मेंबर बनेंगे, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल कह सकते हैं। क्लियर? तो देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले 3 मेंबर बचे थे। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जब पिट्स एक्ट आया था तो वहां पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो टोटल स्ट्रेंथ थी उसमें से एक इंसान को माइनस कर दिया गया था और 4 की जगह 3 मेंबर जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा थे। धीरे धीरे यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें हमें 3 और नए मेंबर जो ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। ये सब्सिक्वेंट जब एक्ट्स फ्यूचर में आएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहां पे टोटल 6 मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। अब यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल धीरे धीरे हम लोगों को प्रॉपर मिनिस्ट्रीज में डेवलप होती हुई, प्रॉपर मंत्रालयों में डेवलप होती हुई देखने को मिलेगी और उसकी जो शुरुआत है वो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। क्लियर? तो अभी तक जो लास्ट हमारा एक्ट था वहां पे हम लोग यहां पे पहुंचे थे कि पहली बार 1853 एक्ट 1853 के एक्ट के बाद ऐसा हुआ कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसमें एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया गया और जो लेजिस्लेचर था उसको अलग कर दिया गया। लेकिन अभी तक कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी इंडियन ऐसा नहीं था जो इन दोनों का हिस्सा बन सकता था। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम लोग जो आज का हमारा सबसे पहला एक्ट है उसके ऊपर मूव करते हैं, दैट इज योर 1858 एक्ट। क्लियर? अब देखिए 1853 एक्ट में हमने एक और प्रोविजन के बारे में डिस्कस किया था कि 1853 एक्ट जो है वहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके टेन्योर को स्पेसिफाई नहीं किया गया था, क्योंकि इससे पहले जब भी एक्ट आते थे वो ये मेंशन करते थे कि इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 20 सालों तक और उसके पास अधिकार है कि वो यहां पे बिजनेस कर सकती है। लेकिन 1853 एक्ट में इसका कोई भी प्रोविजन हमें देखने को नहीं मिलता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमारे देश में खत्म होने वाली थी, लेकिन उसके लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि इंग्लैंड के अंदर बैठी हुई थी वो इंतजार कर रही थी सही समय का, और वो सही समय आया 1857 का रिवोल्ट। तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उस समय कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको प्रॉपर रीजंस मिल गए कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है उसको हमारे देश में खत्म कर है। और उसके साथ साथ जो 1857 का रिवोल्ट था वहां पे जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, हमारे जो राजा थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं अब जो अगला कानून आएगा, अगला एक्ट आएगा, तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल को खत्म करने का प्रोविजन हम लोगों को यहां पे देखने को मिलेगा। दूसरा प्रोविजन हमें यह देखने को मिलेगा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं अब उनके इंटरनल मैटर में किसी भी तरह का, जो हमारे यहां पे राजशाही हुआ करती थी, अब उनके आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का जो इंटरवेंशन है वो अंग्रेज नहीं करने का निर्णय लेंगे, ताकि हमारे देश के अंदर जो है वो उनको किसी भी तरह की जो रेजिस्टेंस है उसका सामना ना करना पड़े। क्लियर? और सबसे बड़ी बात याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि 2 ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो हमारे देश के अंदर चल रही थी। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो पुराने एक्ट्स में हमने पढ़ा है अभी तक, और उसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था। क्लियर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो डिफरेंट मैटर्स में डील करता था, सिविल और मिलिट्री मैटर्स में डील करता था, और कोर्ट ऑफ जो हुआ करता था वो रेवेन्यू मैटर्स में डील करता था। और 1853 एक्ट में ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इनका जो नंबर है 24 से कितना कर दिया गया था? चलिए शाबाश, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कितना कर दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर? शाबाश। 1853 में रियलिटी में वैसे 24 होता था, कितना नंबर कम कर दिया गया था? बहुत बढ़िया, नंबर जो है वो 24 से 18 कर दिया गया था। अब देखिए जब 1858 का एक्ट आएगा, क्लियर, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है, तो यहां पे सबसे पहला डिसीजन लिया जाएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब इसका कंट्रोल इंडिया में खत्म हो रहा है। अब पूरे का पूरा जो एरिया है वो डायरेक्टली किसके नियंत्रण में आ रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ रहा है। अब जो बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स हुआ करते थे, इन सबको एबॉलिश कर दिया गया, इन सबको खत्म कर दिया गया। इसके साथ साथ ये निर्णय लिया गया कि हमारे यहां पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके इंटरनल मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कदम जो है वो हम लोगों को इस स्पेसिफिक कानून, इस स्पेसिफिक एक्ट के जरिए देखने को मिलता है। तो ये वो कानून है। अब इसके बाद आप लोग जितने भी एक्ट देखोगे तो वहां पे आप लोग या तो इंडियन काउंसिल एक्ट नाम के साथ लगता हुआ देखोगे, या क्योंकि अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा जो स्ट्रक्चर, पूरे का पूरा जो नेचर है,
पूरे का पूरा मिजाज चेंज हो रहा है। यही कारण है यहां पे आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी कि इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगता हुआ देखोगे। इसके बाद ध्यान रखना जितने भी एक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे सबके साथ इंडियन काउंसिल्स ऐड होगा, क्योंकि अब इंडियंस को इसके बाद जो भी एक्ट आएगा उसमें हिंदुस्तानियों को जो लेजिस्लेचर है और उसके कुछ समय के बाद जो एग्जीक्यूटिव है उसका मेंबर बनने का मौका मिलेगा। तो यही हम धीरे धीरे देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट में क्या क्या स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो किए गए हैं। क्लियर? चलिए वापस आते हैं। तो देखिए जो हमारा 1858 का एक्ट है, आप लोगों को पूरी की पूरी जो कंडीशन है, पूरी सिचुएशन जो है वो होपफुली समझ आ चुकी होगी। तो सबसे पहले जो पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम लोगों को चेंज होता हुआ देखने को मिला। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उनको भी एबॉलिश कर दिया गया। इसके साथ साथ अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए था जो उसके बिहाफ पे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नई पोजीशन क्रिएट करती है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो है वो सेक्रेटरी का, कैबिनेट सेक्रेटरी जो मिनिस्टर है उसका दर्जा प्राप्त था। और सबसे पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है उनका नाम था लॉर्ड स्टैनले। सबसे पहले बनाए जाते हैं लॉर्ड स्टैनले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो इंडियन अफेयर्स के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो अब आप समझिए कि 1858 के बाद हमारे देश का जो गवर्नेंस का सिस्टम था, जिस तरीके से यहाँ पे कामकाज हो रहा था, वो सिस्टम कैसा बन चुका था। ये हमारा देश है। अब यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल नाम की एक पोजीशन हुआ करती थी, अब इसका नाम एक और रख दिया गया और इसको वाइसरॉय बोलना शुरू कर दिया गवर्नर जनरल को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाइसरॉय के नाम से पुकारा जाता है। वैसे वाइसरॉय जो था वो प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव था, जो गवर्नर जनरल था जो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो डायरेक्टली जहां पे अंग्रेज रूल कर रहे थे वो उनका रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। क्लियर? तो अब ये जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है गवर्नर जनरल या वाइसरॉय की, अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आगे किसके लिए जवाबदेही करेगा? जो वहां की सरकार होगी, वहां की पार्लियामेंट होगी। क्लियर? तो इस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तब तक रहेगा जब तक अंग्रेज जो है यहाँ पे हमारे देश को छोड़ के नहीं चल जाएंगे। क्लियर? डन? लास्ट विलियम फ्रांसिस जो हैं वो लास्ट हम लोगों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1947 में देखने को मिलते हैं। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ था, वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था। क्लियर? डन? अब देखिए लॉर्ड उस जमाने में यूज करते थे, हमारे लिए तो ऑब्वियस बात है कोई लॉर्ड नहीं है, लेकिन उस समय में हुआ करता था। तो इतिहास जो है उसको उसी परिवेश में पढ़ा जाए, उसी कंटेक्स्ट में पढ़ा जाए जैसा वो कंटेक्स्ट था, तो आप लोगों को जो समझ आने की संभावना या पॉसिबिलिटीज हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। चलिए वापस आते हैं। तो पहली बात समझ आ गया। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसको असिस्ट करने के लिए एक 50 मेंबर्स काउंसिल बनी थी, जो इसकी मदद करती थी कि वो इंडिया, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा देश था, बहुत बड़ी टेरिटरी थी, सबसे बड़ी टेरिटरीज ब्रिटिश एम्पायर की मानी जाती थी। ये रियलिटी में थी सबसे ज्यादा रिच, अगर किसी कॉलोनी की बात की जाए अंग्रेजों के लिए तो वो हमारा देश ही था। यही कारण है यहाँ पे 50 मेंबर काउंसिल जो है उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपना डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया के ऊपर एस्टेब्लिश करती है थ्रू द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर? डन? तो ये कुछ डेवलपमेंट जो है वो हम लोगों को 1858 एक्ट के अंदर देखने को मिलती है। जैसे मैंने जिक्र किया, कुछ समय के बाद 1947 में ये वाली जो पोजीशन है ये भी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन अभी तक एक पोजीशन जो है वो हम लोगों को एग्जिस्ट होती हुई देखने को मिलती है। तो ये है हमारा 1858 एक्ट। अब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्योंकि हमारे देश के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था, तो अब समय था यहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम को डेवलप करना। इंडियंस को खुश रखना बहुत जरूरी था, इंडियंस को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी था, नहीं तो 1857 जैसा रिवोल्ट जो है वो फिर से हो सकता था। यही कारण है इसके बाद का जो अगला एक्ट हम लोगों को आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि अब इंडियंस जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी एटलीस्ट गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर हो। और पहली बार क्योंकि इंडियंस को काउंसिल का हिस्सा बनाया गया, यही कारण है इस जो हमारा एक्ट है इसको हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो समझिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहले याद करिए 1833 एक्ट को मैंने थोड़ी देर पहले इसलिए जिक्र किया था क्योंकि ये जो 1833 एक्ट का प्रोविजन था वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1833 एक्ट में हम लोगों ने देखा कि जितनी भी प्रोविंसेस थी उन सबसे अधिकार छीन लिया गया कानून बनाने का, लॉ बनाने का, और वो पूरे का पूरा जो अधिकार है वो किसके पास चला गया? गवर्नर जनरल के पास चला गया।
जो गवर्नर्स थे अलग अलग प्रोविंसेस के, उनके पास कानून बनाने का कोई भी अधिकार नहीं था। 1861 एक्ट जो है इसका रिवर्स था। रिवर्स का मतलब क्या है कि यहां पे कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय है, जो वाइसरॉय है वो तो लॉ बनाएगा ही बनाएगा पूरे देश के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो अलग अलग प्रोविंसेस हुआ करती थी वहां के जो गवर्नर्स थे उनके पास भी कानून बनाने का, उनके पास भी लॉ पास करने का अधिकार आ गया, उनके पास भी राइट आ गया। तो यहां पे हम कहते हैं दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो आप लोग समझिए इन चीजों को कि डिसेंट्रलाइजेशन की जो शुरुआत हुई हमारे देश के अंदर, या फिर से रिवर्स डिसेंट्रलाइजेशन हुई, क्योंकि 1773 से पहले तो वैसे भी डिसेंट्रलाइजेशन ही थी, फिर से डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलती है, वो है 1861 का एक्ट, जहां पे गवर्नर की जो पावर है उसको फिर से रीइंस्टेट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो इंडियंस की डिमांड, तो चलिए नहीं कह सकते उस स्पेसिफिक टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा 1857 रिवोल्ट के बाद वैसे भी हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है वो थोड़ा सा हम लोगों को कमजोर होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ उस समय ऐसी सिचुएशंस बन चुकी थी, ऐसी परिस्थितियां भी बन चुकी थी कि हमारे यहाँ पे काफी लोग जो है वो पढ़ लिख चुके थे और उन्होंने अपने अधिकारों की बातें जो है इनडायरेक्टली करना शुरू कर दी थी। और अंग्रेज भी 1857 के बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं शांत रखना चाहते थे, ताकि इस तरह का जो विद्रोह है, इस तरह का जो रिवोल्ट है, वो फिर से इस स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर ना हो। तो अब उन्होंने पहली बार जो हिंदुस्तानी हैं या इंडियंस हैं उनकी पार्टिसिपेशन का मौका दिया, और 3 इंडियन जो है हम लोगों को शुरुआत में नॉमिनेट होते हुए देखने को भी मिलते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो ज्यादा रेलेवेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट होपफुली आप सब लोगों को समझ आ गया। पहला पॉइंट जो है वो सब लोगों को आ गया, दैट इज बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो किस तरीके से जो वो शुरुआत हुई डिसेंट्रलाइजेशन की, क्लियर है सब लोगों को? क्लियर। चलिए दूसरा, इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो फिर से देखते हैं, हम लोगों ने देखा कि वाइसरॉय या गवर्नर जनरल की एक काउंसिल है, उस काउंसिल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यानी कि वो मेंबर है जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एग्जीक्यूट द पॉलिसीज, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। और उसके साथ जो है वो क्या बन गई है तुम्हारी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने लोग हैं, छह लोग हुआ करते थे 1853 एक्ट के बाद। यहां पे इसी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया और कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव पर्पस है उसके लिए मिनिमम 6 से लेके मैक्सिमम 12 मेंबर्स हो सकते हैं, 6 से लेके 12 लोग हो सकते हैं मिनिमम। क्लियर। और ये सारे के सारे जो लोग हैं ये वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे अभी तक आप लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजो। यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स आने थे वो सारे के सारे जो थे वो क्या थे, सारे के सारे नॉमिनेटेड थे, किसके द्वारा, वाइसरॉय के द्वारा। क्लियर। अब देखिए, जब हम लोग 6 से 12 लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर्स को देखते हैं, तो यहां पे पहली बार जो इंडियंस हैं उनको भी अलाउ किया जाता है, और 3 हिंदुस्तानी, 3 इंडियन जो हैं हम लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनते हुए देखते हैं, जिनमें सबसे पहले थे सर दिनकर राव, जैसे मैं कमेंट में देख पा रहा हूं, काफी बच्चे लिख भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। फर्स्ट इज सर दिनकर राव। क्लियर। दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला, जिनका नाम था नरेंद्र सिंह। और तीसरे थे राजा ऑफ बनारस, जिनका नाम था ईश्वर नारायण सिंह। क्लियर। तो 3 लोग जो हैं वो सबसे पहले इंडियंस, पहले 3 हिंदुस्तानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बने, वो 3 लोग थे, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस, और तीसरे थे आपके दिनकर राव। क्लियर। तो इस तरीके से जो इंडियंस हैं उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया गया। लेकिन ये कोई बड़ा पॉजिटिव कदम नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे, उस समय में जो राजे महाराजे जो अंग्रेजों के साथ थे, जिनको अंग्रेजों की सपोर्ट थी या जो अंग्रेजों को समर्थन किया करते थे, सिर्फ उन्हीं को ही जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। कोई भी ट्रू इंडियन रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड क्या थी कि एटलीस्ट आप लोगों को या हम लोगों को काउंसिल के अंदर या जो डिसीजन मेकिंग है उसका हिस्सा बनाया गया। पर ध्यान रखिए, जो इंडियंस थे ना वो क्वेश्चन पूछ सकते थे, ना वो डिसीजन जो लिया गया है यहाँ पे लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा उसको नेगेट कर सकते थे, उसको क्रिटिसाइज कर सकते थे। इनका काम था बस वहां पे जाके बैठना और हाँ करना, ना करने की जो पॉसिबिलिटी या संभावना जो थी वो इन लोगों को नहीं दी गई थी। क्लियर। तो पर देखिए, जब भी किसी नई चीज की शुरुआत होती है वो धीरे धीरे होती है, एकदम हर अधिकार जो है वो नहीं मिल जाते हैं। तो एटलीस्ट पॉजिटिव साइड यहाँ पे क्या रही कि पहली बार जो इंडियन या हिंदुस्तानी है उनको जो वाइसरॉय की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी, स्पेसिफिकली जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी, ध्यान रखना अभी तक इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया गया, इंडियंस को सिर्फ किसका मेंबर बनाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनाया गया। क्लियर। समझ आई कहानी। तो दूसरा जो यहां पे एक पॉजिटिव चीज हम लोगों को देखने को मिलती है वो ये है। तीसरी चीज देखिए क्या है जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रेलेवेंट है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। अब जिनको ना समझ नहीं आ रहा है पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब जहां पे एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है उसको एक स्पेसिफिक प्रोफाइल जो है वो एलोकेट कर दी जाती है। जैसे
आज मान लीजिए हम लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे एक मिनिस्टर है जिसके पास फाइनेंस पोर्टफोलियो है, क्लियर, एक के पास होम पोर्टफोलियो है, एक के पास एजुकेशन पोर्टफोलियो है, क्लियर। तो पोर्टफोलियो जहां पे स्पेसिफिक इंडिविजुअल को स्पेसिफिक पर्पस के लिए या स्पेसिफिक मिनिस्ट्री जो है वो एलोकेट की जाती है। वैसे तो इसकी शुरुआत, पोर्टफोलियो की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में की जा चुकी थी, लेकिन उसको किसी भी तरह का जो लेजिस्लेटिव बैकिंग थी यानी कि कानूनन सपोर्ट थी वो नहीं मिली थी। तो पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम को जो कानूनन सपोर्ट मिली यानी कि लीगल सपोर्ट मिली वो बेसिकली किस एक्ट के जरिए मिली? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के जरिए, जहां पे जो एग्जीक्यूटिव थे आपके, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, वहां पे आप लोगों को अलग अलग इंडिविजुअल्स को जैसे फाइनेंस एक को एलोकेट कर दिया, होम अफेयर्स जो एक को एलोकेट कर दिया, तो इस तरीके से जो आप लोगों को पोर्टफोलियो एलोकेशन देखने को मिली। तो पहली बार पोर्टफोलियो एलोकेशन की शुरुआत 1861 एक्ट के जरिए हम लोग देखते हैं, क्लियर। उसके बाद तीसरा है, अब देखिए अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल 1853 में जो बनी थी, अब देखो हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो देखो क्या है, एक पूरे का पूरा सेंटर है जो पूरे देश के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रहा है, जिसका जो हेड है वो कौन है? वाइसरॉय है। वाइसरॉय की अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वाइसरॉय की अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। लेकिन जो हमारे यहां पे अलग अलग प्रोविंसेस हम लोगों को देखने को मिलती हैं, उन प्रोविंसेस के अंदर जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हुआ करती थी। 1861 में क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की गई तो यहां पे जो गवर्नर थे अलग अलग प्रोविंसेस के, उन गवर्नर के साथ भी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको अटैच किया गया, क्लियर। जिसमें बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में और उसके साथ साथ पंजाब में हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल की फॉर्मेशन देखते हैं, क्लियर। तो समझिए कि पहले सेंटर में 53 में लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई अलग से जिसने काम करना शुरू कर दिया, 61 में जो है स्टेट्स के अंदर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई। अब देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आज जब हम लोग बात करते हैं, इस स्पेसिफिक टाइम पे जब हम लोग बात करते हैं, तो यहां पे जो पार्लियामेंट आप लोग देखते हो, जहां पे आपको दो अलग अलग हाउसेस देखने को मिलते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वो कहीं ना कहीं अपना ओरिजिन यहीं से ही ट्रेस करेगी। अभी तो बस एक ही चैम्बर बना हुआ है, एक ही काउंसिल बनी है, दैट इज एक ही हाउस है जहां पे डिस्कशंस हो रही है, डिसीजन मेकिंग की जा रही है। धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि यही जो काउंसिल है या यही जो लेजिस्लेचर है सेंट्रल लेवल के ऊपर, यहां पे हम लोगों को कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद दो हाउसेस जो हैं वो बनते हुए देखने को मिलेंगे। अभी नहीं, अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है आप लोग इसको देख सकते थे, क्लियर। समझ आ रही कहानी यहां पे? बिल्कुल। काफी बच्चे हो सकता है नए जुड़ रहे हों, तो जो पुराने लोग जो ऑलरेडी हमारे साथ एसोसिएटेड है वो उनको रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे चाहे नोट से रिलेटेड कहानी है। आप टेंशन मत लीजिए, देखिए दो तीन चीजें मैं बहुत फ्रीक्वेंट, वैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ लेफ्ट राइट ज्यादा बातें ना करूं, लेकिन कभी कभी बातें करनी पड़ती हैं। देखिए दो तीन चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं कि कोर्स खत्म होगा या नहीं होगा। देखिए कोर्स तो होगा ही खत्म, चाहे दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, पहली बात, चाहे फिर कोई भी ना हो, लेकिन कोर्स जो है हम लोग उसको फिनिश करेंगे। होपफुली और भी ज्यादा लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे समय के साथ साथ। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट से रिलेटेड। काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, हमारे जो चैनल है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया है कि कैसे आप लोग नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो पोर्टल के ऊपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो वो नोट्स दिए गए हैं अभी तक। और आज के लेक्चर जैसे खत्म होगा शाम को, मैंने बताया शाम को 7-8 बजे तक जो है वो आप लोगों को आज के दिन के जो लेक्चर्स के नोट्स हैं वो मुहैया या प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो नोट्स आपको लेक्चर से पहले दे दिए जाएं, ताकि जो हिंदी और इंग्लिश का इशू आ रहा है आप लोगों के पास अगर पहले से ही नोट्स होंगे तो आप साथ साथ उनको रीड करते रहेंगे, साथ साथ उनको पढ़ते रहेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी सही होगी और बाद में नोट्स को रिवाइज करना भी आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्लियर। तो कुछ समय का टाइम दीजिए हमें। अच्छा, एक और चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में जब हमने इस सेशन की शुरुआत की थी वो भी मैंने बताया था, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आपको असेसमेंट यानी कि इवेल्युएशन जो है वो भी साथ साथ होगी। तो जो सैटरडे होगा, जैसे इस सैटरडे को भी, अगले सैटरडे, जब भी हमारा सैटरडे रहेगा तो सैटरडे को आप लोगों के मैराथन सेशन होंगे। तो जितना आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे मान लीजिए पॉलिटी के हमारे 2 टॉपिक खत्म होंगे या 3 टॉपिक खत्म होंगे, है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के खत्म होंगे, मैथ्स आपका साथ में चल रहा है, क्लियर। जो जो सब्जेक्ट्स आपके साथ साथ चल रहे हैं, हर सब्जेक्ट को हम लोग सैटरडे को एक बार इवेल्युएट भी करेंगे, ताकि जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है आप उसको साथ साथ असेस कर सको, क्लियर। तो आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटी में तो एक्स्ट्रा ही दूंगा मैं। कोशिश तो मेरी है कि मैक्सिमम फैक्ट्स, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, ताकि जितने भी सवाल, जैसे एक बार हमने 8-9 क्वेश्चंस देखे थे, जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी से देखने को मिले वो हमारे, या जो आपने पढ़ा हुआ है, हमारे द्वारा पढ़ाया गया है, उससे बाहर ना आए, क्लियर। चलिए वापस आइए। तो होपफुली आप सब लोगों को जो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके बारे में क्लियर हो चुका होगा, उसके बारे में पता लग गया होगा, क्लियर। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ। अब देखिए
ये एक्ट है 1861 का। अगला जो एक्ट, अब देखिए थोड़ी सी भूमिका इसलिए बांधनी पड़ती है क्योंकि बहुत बार लोग इसको याद करने या मेमोराइज करने का, रट्टा कर मारने का जो वो कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी अगर घटना घटित होती है, कोई भी सिचुएशन अगर हमें देखने को मिलती है, तो उसके पीछे कहानी होती है, क्लियर, तभी उसका इंपैक्ट जो है वो हम लोग देखते हैं। तो 1861 एक्ट के पीछे की कहानी जो है वो 1857 का विद्रोह था। सिमिलरली जो 1892 है, तो अगर आप लोग इतिहास को, जब हमारे जो सर है आपको इतिहास पढ़ाएंगे, तो वहां पे आप लोग देखोगे कि 1861 से लेके 1892 तक इंडिया जो है वहां पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होनी शुरू हो चुकी थी, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी एसोसिएशंस हम लोगों को डेवलप होती हुई देखने को मिल रही थी, जो हमारे यहाँ पे अधिकारों की बात कर रही थी, राइट्स की बात कर रही थी, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की बात कर रही थी। और इसी टाइम पीरियड में कांग्रेस पार्टी की भी 1885 में फॉर्मेशन हो गई थी। तो यही कारण था, जब अगला एक्ट जो 1890 आया, तो वहां पे ऐसी कुछ सिचुएशन जो है वो डेवलप हो गई थी, जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा जो हिंदुस्तानी हैं उनको लेजिस्लेचर के अंदर भेजा जाए, और कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं उनको इलेक्शन प्रक्रिया का भी हिस्सा बनाया जाए, उनको इलेक्शन प्रोसेस का भी हिस्सा बनाया जाए, चाहे वो फिर इनडायरेक्ट ही इलेक्शन क्यों ना हो, चाहे वो फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ही क्यों ना हो, क्लियर। तो 1892 एक्ट में आप लोग पहली बार देखोगे कि इंडियंस जो हैं, चाहे उनका संख्या बहुत कम था, चाहे वो इंडियंस उस समय स्पेसिफिक टाइम पे जो अंग्रेजों के खास थे उन्हीं को ही वो अधिकार मिले थे, चाहे सिचुएशन जो मर्जी थी, लेकिन अगला जो एक्ट आएगा वहां पे पहली बार इनडायरेक्टली जो हमारे जमींदार होंगे, जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको अधिकार दिया गया कि वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजेंगे। हालांकि वो जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन जो अगला एक्ट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी की बस एक किरण जो हमें देखने को मिली, या डेमोक्रेसी वैसे तो चलिए अंग्रेजी हुकूमत ने ज्यादा हमें देखने भी नहीं दी है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी सी एक किरण हम लोगों को देखने को मिली, वो अगला एक्ट जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो यहां पे पहली बार हुआ कि जो प्रोविंसेस है, अब समझिए, लोग जो है वो सेंटर लेवल के ऊपर भी आ रहे हैं, लोग जो है वो प्रोविंसेस, प्रोविंसेस जिनको समझ नहीं आ रहा है अभी भी, प्रोविंसेस का मतलब आज के जो हमारे राज्य हैं, क्लियर, उस जमाने में जो स्टेट्स हुआ करती थी उनके साथ आप लोग रिलेट कर सकते हो, क्लियर। तो सबसे बड़ी बात, सेंटर में भी काउंसिल बन चुकी थी, और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 1861 एक्ट के बाद प्रोविंसेस के अंदर भी काउंसिल बन चुकी थी, क्लियर। तो सबसे पहले प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ये डिसाइड किया गया कि जो जमींदार हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ के लोग जो है वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कुछ लोगों को इलेक्ट करके भेजेंगे, क्लियर। तो जब कुछ लोग जो किसी एक सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अब आगे जाके लोगों को इलेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज योर इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन का एलिमेंट, चाहे वो इनडायरेक्ट एलिमेंट ही था, वो हम लोगों को जो इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिला, वो कौन से एक्ट के जरिए देखने को मिला, वो देखने को मिला 1892। सिचुएशन मैंने थोड़ी सी आप लोगों को समझा दी कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, अंग्रेजी हुकूमत को आपको रिप्रेजेंटेशन देनी ही देनी थी। इसके साथ साथ जो टोटल मेंबर्स थे, अभी हमने देखा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें कितने से कितने मेंबर थे, 6 से लेके 12 लोग थे, क्लियर। अब इसमें इजाफा किया गया, जो संख्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल की एट द सेंट्रल लेवल, इसको बढ़ाया गया, इसको इंक्रीज किया गया 10 to 16, यानी कि मिनिमम 10 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, आपके 16 हो सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने जो हमारा सेंट्रल लेवल का लेजिस्लेचर है, वहां पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पहले 6 से 12 के बीच में लोग होते थे, अब वही नंबर जो है वो इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 10 to 60, क्लियर। तो ये दो इंट्रोडक्शन जो है, दो खासियत जो है, वो हम लोगों को जो हमारा 1892 का एक्ट है वहां पे देखने को मिलती है, क्लियर। तो ये हमारा छोटा सा एक्ट है, बड़ा ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसकी जो खासियत है वो है कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की जो शुरुआत है हमारे देश में वो कौन से एक्ट के जरिए हुई, तो वो एक्ट आपका कौन सा है, 1892 का। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखना 1892 और इसके बाद एक और एक्ट हमारा आएगा 1909 में, इन दोनों इलेक्शंस में इनडायरेक्ट इलेक्शंस ही रहे। 1919 का एक और एक्ट हमारा आएगा 1999 का, वहां पे सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई। तो एग्जाम जो है वो इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है, क्लियर। इससे जो है वो हम लोगों को इस एग्जाम के अंदर ये सारी चीजें जो हम लोगों को देखने को मिलती है। चलिए वापस आइए, तो यहां पे जो इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1892 है, होपफुली आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो एक्ट है, अब 3 एक्ट हैं। आई थिंक एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो ये तीनों ही हमारे कानून जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे हम लोग 1909 के एक्ट की बात करें, जिसमें इंडियन काउंसिल एक्ट, यहाँ पे जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी स्ट्रेंथ को फिर से इंक्रीज किया गया, चाहे वो हमारा इसके 10 साल के बाद आया हुआ एक एक्ट 1919 है, चाहे अल्टीमेटली जो हमारा
एक्ट जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफी हद तक प्रभावित है या काफी इंपैक्ट हमें उसका देखने को मिलता है, दैट इज योर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये 3 एक्ट हैं वो आप सब लोगों के जहन में आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। यहां से काफी सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर। अब वापस आते हैं, जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जब उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो मॉर्ले थे, जॉन मॉर्ले, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे और जो मिंटो थे वो वाइसरॉय हुआ करते थे। तो यही कारण है इनके समय पे आया हुआ जो एक्ट है उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहां पे भी एक कहानी है जिसका इंपैक्ट आप लोग यहां पे देखोगे। समय बढ़ रहा था, इंडियन जो हैं वो 1905 में स्वराज की डिमांड कर चुके थे। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन भी हो थी, यानी कि अब इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में और ज्यादा पार्टिसिपेशन की आवश्यकता थी और ज्यादा पार्टिसिपेशन की जरूरत थी। सिमिलरली मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हो चुकी थी तो उसके जो इंटरेस्ट थे उनको भी सेटिस्फाई करना था। यही कारण है 1909 एक्ट में आप लोगों को कुछ ऐसे प्रोविजंस देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो वो डिवीजन की एक दरार पैदा करेंगे और उसका जो इंपैक्ट है वो हम लोग 1947 एक्ट में देखेंगे, या 1947 में जब हम लोग आजाद होंगे उस समय देखेंगे, जहां पे हमारा देश जो है वो 2 अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा। क्लियर। वापिस आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं या 1909 के हमारे रिफॉर्म्स हैं, इनकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है जी, सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ हो चुकी थी, 10 to 16 हो चुकी थी। इसके साथ साथ जो हमारे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर लेजिस्लेटिव काउंसिल हमें देखने को मिल रही थी, वहां पे अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग अलग प्रोविंसेस में उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ हुआ करती थी, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी 1909 एक्ट से पहले। वो क्या कॉमन थी कि जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे, याद करो जब मैंने सेशन की शुरुआत की थी तो मैंने आपको 2 चीजें समझाई थी। एक मैंने आप लोगों को बताए थे ऑफिशियल मेंबर्स, याद है ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते थे, जो अंग्रेजी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। दूसरे थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मेनली कौन हुआ करते थे, जो हिंदुस्तानी होते थे, जो इंडियन होते थे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते थे। क्लियर। तो 1909 एक्ट से पहले चाहे मैं सेंटर की बात करूं या मैं प्रोविंसेस की बात करूं, हर जगह जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी संख्या ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। लेकिन 1909 में पहली बार यह प्रोविजन किया गया कि जहां पे प्रोविंशियल लेवल पे यानी कि जो स्टेट्स हैं उनके लेवल पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया, ऑफिशियल मेंबर्स उनकी स्ट्रेंथ को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। क्लियर। लेकिन सेंटर लेवल के ऊपर हम लोग देखते हैं कि यहां पे आपको ऑफिशियल मेंबर ज्यादा देखने को मिलेंगे, नॉन ऑफिशियल कम। ऑफिशियल मेंबर ज्यादा का सीधा सीधा मतलब समझो क्या है कि जो अंग्रेज चाहेंगे वही होगा, दैट्स इट। ये ऑफिशियल मेंबर्स का जो वो मतलब है। अच्छा एक और चीज थोड़ा सा मैं बता देता हूं, 92 एक्ट में एक और चीज जो है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1861 एक्ट में हमने देखा कि इंडियंस को काउंसिल का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन इंडियंस जो है वो कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते थे। 1892 में इंडियन को सवाल पूछने का अधिकार हो गया कि वो क्वेश्चन कर सकते थे, वो सप्लीमेंट्रीज नहीं पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्रीज का मतलब है कि मैंने एक सवाल पूछा और उसने जवाब दिया, मैं उससे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, उसके आंसर के बेसिस के ऊपर तो मैं नहीं पूछ सकता हूं। लेकिन जो 1909 का एक्ट आया, यहां पे आप लोग क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन साथ में सप्लीमेंट्रीज भी पूछ सकते हैं, यानी कि रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कि मैंने पूछा जी कितना पैसा क्यों कम दिया, तो बोलेगा कि इसलिए दिया, तो मैं एक और क्वेश्चन उससे पूछ सकता हूं, दैट इज सप्लीमेंट्री, जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ ही अटैच या रिलेटेड क्वेश्चन होता है। क्लियर। तो 1909 में थोड़ी सी हम लोगों को डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो वो ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जो इलेक्शन का नेचर यहां पे रहा वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन ही रहा। अभी तक डायरेक्ट इलेक्शन जो है उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। लेकिन फायदा या पॉजिटिव चीज क्या है कि यहां पे पहली बार जो इंडियंस हैं उनकी ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो हम लोगों को होती हुई देखने को मिलती है, चाहे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ही क्यों ना हो। डन। और जो स्ट्रेंथ है कितनी थी, सेंटर लेवल के ऊपर 10 to 16, अब वो स्ट्रेंथ मैक्सिमम कर दी गई 60। 10 से लेके 60 तक लोग जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं एट दी सेंट्रल लेवल। क्लियर। तो स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम लोगों को ब्रॉड या वाइड होती हुई देखने को मिल रही है। यहां तक कहानी सबको समझ आ रही है। अच्छा एक और चीज समझो कि जो हमारा वाइसरॉय है इसकी 2 काउंसिल्स थी, एक इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यहां तक आते आते इसके 6 मेंबर हो चुके थे, और एक इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसकी स्ट्रेंथ हम लोग देख रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है। तो जो इंडियंस थे वो सिर्फ किसका मेंबर बन पा रहे थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन पा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ
कि इनमें से 6 में से एक जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर है वो एक हिंदुस्तानी को बनाया गया, एक इंडियन को बनाया गया, और उनका नाम जो है वो चलिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, दैट इज SP सिन्हा जो है वो हम लोगों को पहले, अब देखिए पोर्टफोलियो एलोकेशन भी करेंगे क्योंकि पोर्टफोलियो की शुरुआत जो 1861 में हो चुकी थी, तो ये पहले हमारे देश के पहले हिंदुस्तानी थे जिनको लॉ मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया। क्लियर? तो ये हमारा 1909 एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं। इसके साथ साथ एक ऐसा प्रोविजन जिसका जिक्र मैं कुछ समय पहले कर रहा था, जहां पे जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको डिक्लेयर किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, इसके अलावा उनको कोई और वोट नहीं करेगा, जो डेमोक्रेसी के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि डेमोक्रेसी में है कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और सारे ही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे वो हमें धर्म के आधार पर तोड़ना चाहते थे। यही कारण है उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की, और वो सिर्फ किस कम्युनिटी को दिया? सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को दिया। फ्यूचर में हम लोग जो अलग अलग एक्ट्स हैं वहां पे अलग अलग कम्युनिटीज के जो मेंबर हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देखेंगे, लेकिन जिसके कारण जो देश विभाजित हुआ उसकी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं 1909 एक्ट के बाद हम लोगों को देखने को मिलती है। यही कारण है ये जो मिंटो, लॉर्ड मिंटो जो वाइसरॉय हुआ करता था, इसको फादर ऑफ कॉम्युनल टेंशंस इन इंडिया भी कहा जाता है। क्लियर? तो कॉम्युनल जो हमारे यहाँ पे धार्मिक आधार के ऊपर जो कहीं ना कहीं विभाजन होना शुरू हुआ, उसमें इस एक्ट का काफी कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो फिर फटाफट एक बार फिर से इस एक्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, जो हमारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है वहां पे जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। क्लियर? दूसरा हम लोगों ने देखा जो ऑफिशियल मेजोरिटी है वो तो सेंटर में रखी गई, लेकिन जो स्टेट लेवल है यानी प्रोविंसेस है वहां पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी यानी कि हिंदुस्तानी की संख्या जो हो सकती है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। SP सिन्हा जो है वो पहले हिंदुस्तानी बने जिनको एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनाया गया। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जिसको हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, होपफुली आप लोगों को समझ आ चुका होगा, उसकी शुरुआत हम लोगों ने देखी। और उसके साथ साथ जो वो देखिए जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे 32 लोगों में से, क्लियर, वो गवर्नर जनरल के द्वारा जो है वो नॉमिनेट होने थे, और उसके अलावा जो 27 लोग हैं वो सारे के सारे जो वो आप लोगों को इलेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्शन होगा वो बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन जो वो हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट की बात करेंगे तो पहले हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वो ज्यादा वो उसी के अंडर वाइसरॉय आ रहा था, यही कारण है हमेशा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पहले आएगा, और जो चेम्सफोर्ड है जो वाइसरॉय हुआ करते थे उनका नाम जो है वो बाद में आएगा। इसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको जो है वो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो हैपनिंग हमें या घटनाएं हमें घटित होती हुई देखने को मिली, उनमें देखिए सबसे पहला प्रोविजन क्या है। अभी तक हमने देखा कि जो सेंटर है, हमने देखा सेंटर में एक लेजिस्लेचर हमें देखने को मिल रहा है, एक ही हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक ही काउंसिल देखने को मिल रही है। यहां पे पहली बार 1919 एक्ट में क्या हुआ कि इस लेजिस्लेचर को दो अलग अलग हाउसेज में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम रखा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, या लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे का नाम रखा गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्लियर? तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें टोटल 145 मेंबर्स थे, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी उसमें टोटल 60 मेंबर्स थे। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका जो कार्यकाल था वो 3 इयर्स का हुआ करता था हर एक मेंबर का, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करती थी इसका जो कार्यकाल था वो 5 साल का हुआ करता था, 5 इयर्स का हुआ करता था। आप ऐसा मान लीजिए कि जब दो हाउसेज हमें कहीं देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर। दो हाउस जहां हमें देखने को मिलेंगे दैट इज बाय कैमरल लेजिस्लेचर, और हमारे यहाँ पे हमारे देश के अंदर जो ये वाला एक्ट है उसके जरिए हम लोग इंडिया में बाय कैमरल लेजिस्लेचर देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये जो दो हाउसेज बनेंगे ये सिर्फ सेंटर लेवल के ऊपर बनेंगे, जो प्रोविंसेस है वहां पे हमें एक ही हाउस देखने को मिलता है, वहां पे हमें एक ही हाउस जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? तो सबसे पहला जो इसका फीचर है, सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है क्या, अब देखिए लाइन तो एक ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बाय कैमरल लेजिस्लेचर। क्लियर? इंट्रोडक्शन ऑफ बाय कैमरल लेजिस्लेचर, और उसके साथ साथ पहली बार जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं उनको हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। डायरेक्ट का मतलब है कि अब मैं डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट करके जो है वो लेजिस्लेचर में भेज सकता हूं। पर ध्यान रखना यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल
जो एक एज से ज्यादा है, जैसे हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है या सफरेज है, यानी कि जो भी इंसान 18 साल से ऊपर का है वो सारे लोग जो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जात के हैं, किसी भी जेंडर के हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे बड़े ही सिलेक्टेड लोग जमीन के आधार पे, पैसों के आधार पे, जो कभी पास्ट में लेजिस्लेचर का हिस्सा रहे हैं उसके आधार पे जो है वो लोगों को वोट डालने का राइट दिया गया। बहुत ही कम लोगों ने जो है, गिने चुने, आई थिंक हंड्रेड्स में ही, सैकड़ों की संख्या में ही लोगों ने जो है वो इसमें वोट डाला। बट एटलीस्ट पहली बार हम लोगों को हमारे देश के अंदर जो वो डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत होती हुई देखने को मिली। तो 1919 एक्ट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर के साथ साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो क्या है कि वहां पे हमें डायरेक्ट इलेक्शन भी शुरू होते हुए देखने को मिले। क्लियर? इसके साथ साथ अब देखिए, सेंटर बना हुआ था, सेंटर पैसे भी स्ट्रांग ही था। हालांकि जो हमारा 1861 का एक्ट था उसने गवर्नर को भी पावर दे दी थी कि वो भी कानून पास कर सकता है अपने एरियाज के लिए, अपने क्षेत्रों के लिए। लेकिन कानूनन ये बाइफरकेट करना जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी था कि सेंटर किन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाएगा और प्रोविंसेस किन सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएगी। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर अगर लॉ बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं, यानी कि हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो बनाती हैं। अगर डिफेंस के ऊपर लॉ बनाना है तो हमारी केंद्र सरकार बनाती है। क्लियर? सिमिलरली पहली बार ये डिवीजन हुआ कि सेंटर किसके ऊपर लॉ बनाएगा और स्टेट या प्रोविंसेस किसके ऊपर लॉ बनाएगी। ये हम लोगों को 1919 यानी कि 1919 एक्ट जो है उसमें देखने को मिला, जिसमें सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट में जो है वो सब्जेक्ट्स को ब्रेक किया गया। सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, इसका मतलब है वाइसरॉय और उसकी काउंसिल उस पर डिसीजन लेगी, और जो स्टेट लेवल पे या स्टेट लिस्ट में या प्रोविंशियल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो है ना, जो आपके अलग अलग जो दायरे हैं, क्लियर, चाहे वो एग्रीकल्चर का दायरा है, चाहे लॉ एंड एनफोर्समेंट या लॉ एंड ऑर्डर का दायरा है, उसके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग का अधिकार है वो प्रोविंसेस को दिया गया। वहां के जो गवर्नर थे या वहां का जो लेजिस्लेचर था उसको दिया गया। समझ आ रही कहानी यहाँ पे कि नहीं आ रही? क्या हो रहा है, हमारा सेपरेशन दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गया, और उसके साथ साथ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, और साथ में हम लोग जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन की इंट्रोडक्शन देखते हैं। डन? अच्छा, यहां पे एक चीज है जो थोड़ी सी आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल परेशानी है, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, उनको तो ये समझ आ जाएगा। अब देखो यहां पे एक चीज देखिए, सिर्फ मैं इसकी बात करूंगा, जो प्रोविंशियल लिस्ट बनी, प्रोविंशियल लिस्ट का मतलब है कि जो गवर्नर है अलग अलग प्रोविंसेस का, और उसके साथ जो अटैच्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो इन सब्जेक्ट के ऊपर जो इसमें लिखे गए, जैसे एग्रीकल्चर इसका हिस्सा था, लॉ एंड ऑर्डर इसका हिस्सा था, वो इसके ऊपर कानून पास करेंगे। अब प्रोविंशियल लिस्ट को दो हिस्सों में तोड़ा गया, एक रखा गया, एक बोला गया रिजर्व्ड लिस्ट, मतलब प्रोविंशियल लिस्ट में ही आगे फर्दर ब्रेकिंग की गई। एक को बोला गया, इसी के ही कुछ रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे, और कुछ जो थे वो आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, जिसको हम लोगों ने कहा ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व्ड लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट थे उसका मतलब था कि उसके ऊपर डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो सिर्फ गवर्नर का है, वो लेजिस्लेचर से कुछ भी नहीं पूछेगा। और जो आपके ट्रांसफर्ड लिस्ट में सब्जेक्ट थे, वहां पे गवर्नर जो डिसीजन लेगा वो आफ्टर कंसल्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल लेगा। क्लियर? लेजिस्लेटिव काउंसिल से कंसल्ट करेगा, फिर जाके डिसीजन मेकिंग करेगा। क्लियर? सरकारी समझ आ रहा है? यहां भी नहीं आ रहा? रिजर्व का मतलब है सिर्फ गवर्नर डिसीजन ले रहा है। ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो सब्जेक्ट आएंगे, इसका मतलब है कि वहां पे गवर्नर जो डिसीजन ले रहा है, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसीजन ले रही है, फिर वो गवर्नर को भेज रही है, फिर गवर्नर उसके ऊपर साइन कर रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपने जो पावर है वो एक के पास नहीं दी, यहां पे पावर जो है वो आपने दो लोगों के पास दे दी, यानी कि कुछ पावर्स आपने गवर्नर को दे दी और कुछ पावर जो है आपने किसको दे दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी। तो इस तरह का सिस्टम जहां पे हमें देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज योर डायरकी। ठीक है, दैट इज डबल गवर्नमेंट सिस्टम। क्लियर? जहां पे दो पावर पोल हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे उसको हम लोग डायरकी कहेंगे। तो ये वाला जो घटना घटित हुआ ये सिर्फ प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हुआ, सेंटर लेवल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं था कि यूनियन लिस्ट या जो इनकी सेंट्रल लिस्ट थी उसको दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया। क्लियर? तो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे जो डायरकी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ध्यान रखना, जो डायरकी थी उसको इंट्रोड्यूस कहां पे किया गया, डायरकी एट दी प्रोविंशियल लेवल। क्लियर? डायरकी एट दी प्रोविंशियल लेवल। इसके साथ साथ जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम जो पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए एक्सटेंडेड था, अब वो सिख्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, और उसके साथ साथ जो है वो यूरोपियंस के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। साथ में जो हमारे यहाँ पे याद होगा आप लोगों को 1853 एक्ट में कहा गया था कि ओपन कंपटीशन यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे पूरा इम्तिहान होगा, लेकिन वो जो पेपर था वो सारा का सारा लंदन में हुआ करता था।
यहाँ पे पहली बार डिसाइड किया गया कि इंडिया के अंदर जब हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, जो अल्टीमेटली 1926 में इसी की ही रिकमेंडेशन के बाद जो है वो हम लोगों को बनता हुआ देखने को मिला। क्लियर? तो समझ आ रही कहानी? तो पब्लिक सर्विस कमीशन की भी शुरुआत होगी, जो यहाँ पे इम्तिहान कंडक्ट करवाएगा। ये सिर्फ सेंट्रल लेवल के लिए जो आईसीएस सर्विसेज थी, सिर्फ उन्हीं के लिए, पेपर के लिए, उन्हीं एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए जो है वो इस पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। और लास्ट में हम लोगों ने देखा ही है कि जो हमारा प्रोविंशियल्स हैं, प्रोविंसेस हैं, उनके पास अधिकार रहे कि या प्रोविंसेस जो वहां पे जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया, दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। एक ट्रांसफर्ड लिस्ट डाल दिया गया, एक जो है वो आपका जो रिजर्व लिस्ट डाल दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी। तो ये हमारे 1919 एक्ट के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। और साथ में यहाँ पे एक दो और भी पॉइंट्स थे जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी था कि ये भी इसमें डाला गया कि इस एक्ट को जो है वो 10 साल के बाद असेस किया जाएगा और देखा जाएगा कि इस एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस हद तक हुई है, अच्छी हुई है या नहीं हुई है। तो जो साइमन कमीशन आपका बना, हालांकि वो कुछ समय पहले बन गया था, वो बेसिकली इसी की ही असेसमेंट के लिए बनाया गया था। इसके बाद उसने बाकी भी रिकमेंडेशन जो है वहां की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी उसको दी थी। क्लियर? कहानी समझ आ रहा है यहाँ पे? अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है, दैट इज योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब समझो यहां पे काफी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हुई हैं, तो यहां पे आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम यहां पे जो है वो आप लोगों को ज्यादा परेशानी, प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एक्ट को समझने में। ये एक्ट वो था जहां पे डायरेक्ट इलेक्शन जो ऑलरेडी 1919 एक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे उसको और ज्यादा ब्रॉड कर देगा और ज्यादा एक्सपेंड कर देगा, यानी कि ज्यादा लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाएगा। ऐसा मानते हैं शायद 15-20% के आसपास की जो पॉपुलेशन थी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी इस एक्ट के बाद। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा प्रोविजन था वो क्या था कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो डायरकी है वो कहां पे इंट्रोड्यूस हुई थी? प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। तो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो डायरकी थी उसको खत्म कर दिया गया। खत्म करने का मतलब क्या है कि अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उनको रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में नहीं डिवाइड किया गया, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट ही थे जिनमें लेजिस्लेचर और साथ में जो गवर्नर था वो दोनों मिलकर डिसीजन लेते थे। क्लियर? तो पहला तो क्लियर है। लेकिन यही जो डायरकी है वो सेंटर लेवल के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट कर दी गई। सेंटर लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि जो सेंटर लिस्ट के सब्जेक्ट थे उनको डिवाइड कर दिया गया दो अलग अलग हिस्सों में, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और साथ में जो है वो आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट। क्लियर? तो जो डायरकी जो पहले प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हुआ करती थी, अब वो डायरकी हम लोगों ने सेंटर लेवल के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी और जो प्रोविंसेस वाली डायरकी थी उसको खत्म कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट दी सेंट्रल लेवल। तो पहली बात समझ आ गई जो पिछले से, होपफुली यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो गया कि देखिए अब इस टाइम तक आते आते हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था वो काफी स्ट्रांग हो चुका था और अंग्रेजों को लग रहा था कि अब पकड़ जो उनकी जहां पे वो डायरेक्टली रूल कर रहे हैं वो थोड़ी सी कमजोर हो रही है। तो वो चाहते थे कि यहाँ के जो प्रिंसली स्टेट है, जैसे इंडिया को समझो, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थे, कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे राजे महाराजे जो है वो रूल किया करते थे। तो राजे महाराजे इंडिपेंडेंटली रूल करते थे। जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चली हुई थी, आजादी की जो मूवमेंट थी, वो उन एरियाज में चली हुई थी जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आया करते थे, जो डायरेक्टली उनके नियंत्रण में थे। क्लियर? अब देखिए जो ब्रिटिश वाले एरियाज हैं यहां पे तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट स्ट्रांग है, तो लोग यहां पे मैक्सिमम चाहते हैं कि वो अंग्रेजों से छुटकारा प्राप्त कर सके। लेकिन जो प्रिंसेस हैं, जो राजे महाराजे हैं, इनका अंग्रेजों के साथ रिलेशन जो वो अच्छा है। तो ब्रिटिश चाहते थे कि पूरे का पूरा जो हिंदुस्तान है, पूरे का पूरा जो इंडिया है, इसको मिला के ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की जाए, ऑल इंडिया फेडरेशन की फॉर्मेशन की जाए, जिसमें प्रिंसेस भी हों और प्रिंसली स्टेट्स भी हों और उसके साथ साथ ब्रिटिश जो है आपके जो डायरेक्टली ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं वो भी हों। हालांकि ये जो प्रपोजल था ये कभी भी मटेरियलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि जो प्रिंसेस थे उनको लगता था कि अगर वो इस फेडरेशन का हिस्सा बन जाएंगे तो उनकी जो पावर है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद हम लोग 1935 एक्ट में इस स्पेसिफिक प्रोविजन को इंट्रोड्यूस होता हुआ देखते हैं, जहां पे ऑल इंडिया फेडरेशन के क्रिएट होने का जिक्र किया जाता है। तो दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट पहलू है जो हमें देखने को मिलता है वो है दैट इज योर, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दैट इज योर ऑल इंडिया, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। हालांकि ये मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो एक बार फिर से जो है वो जल्दी से देखिए, फर्स्ट इज इंप्लीमेंटेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन इसका प्रपोजल हमें यहां पे देखने को मिलता है। दूसरा, अभी तक हमने देखा था कि जो सब्जेक्ट्स थे 1990 एक्ट में वो या तो सेंटर लिस्ट में डिवाइडेड थे या तो प्रोविंशियल लिस्ट में डिवाइडेड थे।
1935 एक्ट में जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन था वो 3 कैटेगरी में कर दिया गया। 3 का मतलब क्या है? एक सेंटर लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरी आपकी आ जाएगी दैट इज योर कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर पार्लियामेंट भी लॉ पास कर सकता है और उसके साथ साथ जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी लॉ पास कर सकता है, जो आज भी हम लोग देखते हैं। तो प्रेजेंट जो डिवीजन ऑफ पावर का सिस्टम है, यानी कि सेंटर किसके ऊपर कानून बनाएगा, स्टेट किसके ऊपर कानून बनाएगा, जो हमारे देश में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया है, उसी को ही 1935 एक्ट में फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट की 3 लिस्टें बनाई गई थी, जो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट हम लोग जो आज का हमारे देश का संविधान है, जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके ऊपर भी देखते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा जो लिस्ट का डिवीजन है उसमें भी हम लोगों को जो चेंजेस होते हुए देखने को मिले। तो देखिए, जो फेडरल लिस्ट है जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन लॉ बनाएगा, उसमें टोटल 59 आइटम्स थी। प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थी। जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसमें 36 आइटम्स थी। और मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मेंशन इस तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं किया गया है, तो उसके ऊपर जो डिसीजन लिया जाएगा वो वाइसराय के द्वारा लिया जाएगा और उसको कहते हैं हम लोग रेजिडुरी पावर। रेजिडुरी पावर मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो कहीं नहीं लिखा गया है, इन तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो वो अधिकार जो है वो किसके पास है? वाइसरॉय के पास है। आज जब हम लोग अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वहां पे जो रेजिडुरी लिस्ट है या रेजिडुरी सब्जेक्ट है उनके ऊपर लॉ पास करने का जो अधिकार या राइट है वो किसके पास रहता है? बताइए जरा, शाबाश कमेंट सेक्शन के अंदर। आजकल के समय में जो रेजिडुरी पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है जी, सेंटर में स्पेसिफिकली पार्लियामेंट के पास है। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ एबॉलिशन ऑफ डायरार्की इन दी प्रोविंसेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की एट दी सेंट्रल लेवल। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आ गई। इसके साथ साथ अभी तक जो बाय कैमरल लेजिस्लेचर था, जो 2 हाउसेस बने थे, वो सिर्फ कहां पे बने थे? सिर्फ सेंट्रल लेवल के ऊपर बने थे। अभी जो बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, जो बाय कैमरल लेजिस्लेचर है वो हम लोगों को प्रोविंसेस में भी इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिलता है। उस समय हमारे देश में टोटल 11 प्रोविंसेस हुआ करती थी। 1935 का एक्ट जब आया तो उसमें देखिए बाय कैमरल लेजिस्लेचर कहां कहां हुआ? बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, बिहार में, असम में, और उसके साथ साथ जब हम लोगों को यूनाइटेड प्रोविंस में देखने को मिलता है जहां पे 2 हाउसेस की फॉर्मेशन हुई। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर यूनियन लेवल के ऊपर 1919 एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ और जो हमारा प्रोविंशियल लेवल है वहां पे कौन से एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस हुआ? वहां पे 1935 एक्ट के जरिए जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। क्लियर? समझ आ रही कहानी? इसके साथ साथ कुछ समय पहले हम लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन की बात भी की थी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात। जो 1935 एक्ट था, यहां पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी फॉर्मेशन की भी बात की गई। क्लियर? और उसके साथ साथ अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट चाहेंगे तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी भी फॉर्मेशन हो सकती है। तो आज जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो वहां पे आप लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखते हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखते हो और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन देखते हो। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है या हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो अपना ओरिजिन ट्रेस कहां से करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से करता है। क्लियर? कहानी समझ आ रही है धीरे धीरे सब लोगों को? डन? अच्छा, इसके साथ साथ वुमेन, लेबर क्लास और साथ में जो डिप्रेस्ड क्लास है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि हम लोगों को इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं देखने को मिला। क्लियर? मैंने 20% बोला है, 10% के आसपास, यहां पे करेक्शन है, मैंने 20% बोला, 10% के आसपास जो पॉपुलेशन है उसने 1935 एक्ट के बाद जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। 1990 एक्ट के बाद ये जो संख्या थी बड़ी कम थी, लेकिन यहाँ पे जो नंबर था जिन्होंने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया उनका नंबर जो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको उस जमाने में फेडरल बैंक कहा जाता था, उसकी फॉर्मेशन भी इसी स्पेसिफिक एक्ट के जरिए हुई। और साथ में अब देखो आप लोग क्या कर रहे हो, आप यहां पे क्या कर रहे हो कि यूनियन लिस्ट या जो आपका फेडरल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है या कॉन्करेंट लिस्ट है, सीधा सीधा सेंटर और जो प्रोविंसेस हैं उनके बीच में प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर क्रिएट कर रहे हो कि सेंटर इसके ऊपर लॉ बनाएगा और जो प्रोविंसेस हैं वो इसके ऊपर कानून बनाएगा। क्लियर? अब यहां पे चीजों को समझिए कि जो सेंटर है, अगर मान लीजिए उसने प्रोविंसेस का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें इंक्लूड कर दिया, या एक प्रोविंस और दूसरी प्रोविंस के बीच में जो है वो किसी तरीके का डिस्प्यूट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फेडरल डिस्प्यूट। फेडरल डिस्प्यूट का मतलब है ऐसा डिस्प्यूट जो यूनियन और स्टेट के बीच में है या प्रोविंसेस के बीच में है या मल्टीपल प्रोविंसेस का एक दूसरे के बीच में है। तो इन फेडरल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो फेडरल कोर्ट है
उसका प्रोविजन भी हम लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके अंदर देखने को मिलता है। और ये जो फेडरल कोर्ट बना, ये बाद में जब हम लोग ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं तो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, जिसके पास जो रियल पावर है, वो फेडरल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की है। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं, इवन दो 1773 एक्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन हो चुकी थी, लेकिन आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं अपना जो ओरिजिन है वो हम लोगों को यहां से ट्रेस करता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर? समझ आ रही खाने की नहीं आ रही? ठीक है, तो ये थी हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके बाद अल्टीमेटली 1947 में इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है, जो हम सब लोगों को आज़ादी देता है, और उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन आज़ाद होने से पहले हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी, उसको लिखना जो है वो हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो ये हमारा पहला टॉपिक। अब हम छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत लंबा नहीं है, और हम लोगों ने थोड़ा सा जो लेक्चर की ड्यूरेशन है उसको भी इंक्रीज किया है ताकि आप लोगों के पास सब्सटेंशियल कंटेंट आ सके, और उसके साथ साथ जो है वो आपका सिलेबस की जो कवरेज है वो भी बेटर हो सके। देखिए, जो नोट्स हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, नोट्स जो है वो हमारे बाइलिंगुअल ही है। क्लियर? दोनों लैंग्वेजेस में हमें दिए, आप लोगों को दिए जा रहे हैं। वहां पे जो एमसीक्यूज है वो भी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आप इतना टेंशन मत दीजिए, हर चीज जो दी जा रही है, थोड़ी सी लिमिटेशन हमारी है, थोड़ी सी आपकी है। मैंने वही कहा, 2 कदम आप चलिए, 10 कदम हम चल लेंगे। चलिए, इतना जो है वो हम लोग कर सकते हैं। चलो वापिस आओ, वापिस आइए। तो देखिए, ये था हमारे देश का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब हम लोग बात करते हैं हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग की, कि किस तरह से ये, आई थिंक, आसान चीजें होंगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से जिस जिसको जो जो पता है फटाफट जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर जो है वो आप लोग डालना शुरू कर देंगे, और जिनको नहीं पता है बिल्कुल भी, वो मेरे से सुनते रहेंगे, और जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन थोड़ी है थोड़ी नहीं है, वो भी अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको आप लोग जो है वो सही करते रहोगे। सेपरेट इलेक्टोरेट का अंकित मतलब रहता है कि जो, जैसे मान लीजिए हिंदुओं में अगर सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसका मतलब है कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया है जहां से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आना है, और हम लोग कहते हैं जी यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज ओनली है, तो इसका मतलब है कि उस एरिया में बाकी धर्मों के कोई भी और लोग रह रहे होंगे, वो लोग जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो सिर्फ हिंदुओं को जो है वो रिप्रेजेंट करके जो है वो आगे भेजेंगे। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आया? देखिए, कुछ लोग, प्लीज आप भी एक दूसरे की जो है वो यहाँ पे हेल्प कर दीजिए, जहां जहां इंग्लिश के कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं जहां पे जो है वो समझ नहीं आ रहा। देखिए, बुक लिस्ट फॉर पॉलिटी, बुक लिस्ट नहीं है कोई भी, एक बुक है सिंपल सी, दैट इज लक्ष्मीकांत। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर आप नोट्स को भी एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको काफी डिटेल में नोट्स को प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप लोग जो है वो ज्यादा टेंशन ना ले। क्लियर? चलिए चलिए वापिस आइए। अब देखिए, ये थे हमारे ये थे हमारे अभी तक की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी वो। अब हम लोग बात करें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 2-3 मिनट सुन लीजिए, एक मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन फैक्चुअल भी है। अब अगेन हमारे एग्जाम में फैक्ट्स जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। क्लियर? उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन साथ में जो आपको पूरा होराइजन है वो आइडिया होना चाहिए कि किस किस तरह के जो प्रश्न है, किस किस तरह के जो क्वेश्चंस है, वो आप लोगों से इस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज को समझिए कि जब हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले किसी ने तो हमारे देश के अंदर ये डिमांड रेज की होगी कि यार यहाँ पे एक ऐसा लॉ होना चाहिए, एक ऐसा संविधान होना चाहिए जिसको सारे के सारे लोग जो वो फॉलो करें, और वो संविधान कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकार हैं उनकी प्रोटेक्शन करे। तो देखिए, वैसे जो क्रेडिट दिया जाता है, वैसे जो श्रेय दिया जाता है, कि सबसे पहले जो डिमांड हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो जो क्रेडिट है वो एम एन रॉय को दिया जाता है। क्लियर? एम एन रॉय जो है फादर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, इनको कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया जो है उनको कंसीडर किया जाता है। क्लियर? उसके कॉमेंटन जो है उसके ये बड़े ही एक्टिव मेंबर थे, काफी बड़ी पर्सनैलिटी के रूप में जो उनको देखा जाता है। तो ये पहले इंडिविजुअल थे जो 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले भी महात्मा गांधी के द्वारा, जब वो यंग इंडिया में लिखा करते थे, तो उनके द्वारा भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया गया था। इवन दो जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो नेहरू रिपोर्ट में भी हमारे जो अधिकार, हमारे राइट्स जो हैं, उनका जिक्र किया गया था। एम एन रॉय के बाद जब कांग्रेस का हरिपुरा सेशन हुआ, तो वहां पे भी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा जो है वो एंडोर्स किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यानी कि जो हमारे देश के लोग थे वो 1920s और 30s में उन्होंने संविधान होना चाहिए, इसकी जो डिमांड है उसको रेज करना शुरू कर दिया था। तो जब अंग्रेज यहाँ पे थे तभी हमारी डिमांड जो है वो रेज होनी शुरू हो गई थी। लेकिन शुरुआत में जो ब्रिटिश को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया करते थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और 1939 में
सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, और मानिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका शुरू होता है तो शुरुआत में जो अंग्रेज थे इनकी जो हालात थे वो बहुत ज्यादा टाइट थे, बहुत ज्यादा खराब थे। क्लियर? पहले 1-2 सालों में तो फ्रांस के बहुत बुरे हाल हो चुके थे, तो ब्रिटिश भी कोई बड़ी ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन में शुरुआत में देखने को नहीं मिलती थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इंडिया ने अंग्रेजों का समर्थन दिया था, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो है वो हम लोग रिफॉर्म्स देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी प्रॉमिस जो था वो पूरा नहीं किया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने सीधा कह दिया कि हम आपको जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों को, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी कॉलोनी थी, सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ से जाते थे उनके लिए युद्ध लड़ने, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी जो उनको ओपनली सपोर्ट करे, लेकिन इंडियन ने उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया। अब जो ब्रिटिश थे, अब धीरे धीरे इंडिया को लुभाने के लिए अलग अलग प्रपोजल लेके आए। क्लियर? कि आप जो है वो इस हमारी आपकी डिमांड को जो है वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आप संविधान बनाइए, आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए, और उसके बाद जैसे ही वॉर खत्म होगा तो हम आपको जो है वो अधिकार वगैरह जो है वो दे देंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जो ब्रिटिश आए वो 1940 में एक अगस्त ऑफर लेके आए। अगस्त ऑफर में उन्होंने कहा कि जैसे वॉर खत्म हो जाएगा आप लोग जो है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेना। क्लियर? हम लोगों ने कहा जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोगों को अभी लिखना है, और साथ में हम लोगों को पूर्ण आजादी चाहिए, क्योंकि 1929 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस जो है वो पास हो चुका था, जहां पे कहा गया था कि हम लोगों को स्वराज बरूज नहीं चाहिए, यानी कि हाफ इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए, हम लोगों को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अगस्त ऑफर, इसको हम लोग याद करते हैं कि अगस्त ऑफर, बाकी इतिहास में आप लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे, अगस्त ऑफर जो है वो पहला ऐसा इनिशिएटिव था अंग्रेजों की तरफ से जहां पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप लोगों को हम संविधान बनाना जो है, या आप लोगों के पास जो है संविधान बनाने का अधिकार है, और आप लोग संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। लेकिन हिंदुस्तानियों ने, यानी कि हम लोगों ने जो इसको मानने से मना कर दिया। तो ऐसा पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम अंग्रेज जो है उन्होंने कब, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है वो जो अंग्रेज है उन्होंने कब इस चीज का जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट किया कि इंडिया जो अपना संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं, तो वो बेसिकली अगस्त ऑफर के जरिए किया। दूसरा फिर आए, दैट इज योर क्रिप्स मिशन के जरिए, लेकिन क्रिप्स मिशन जो है वो भी फेल हो गया, हमने इसकी जो सजेशन है उसको मानने से भी मना कर दिया। फिर अल्टीमेटली जब कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन के कहने पे हमारे यहां पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई। कैबिनेट मिशन के बाद इंडिया के लिए एक असेंबली प्रपोज की गई, जिसमें टोटल 389 मेंबर्स रखे गए। अब ध्यान रखना, ये जो असेंबली बनी, ये आज का जो पाकिस्तान है ये भी इसी असेंबली का हिस्सा था। और जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन वैसे 1946 में हुए थे, उन्हीं में से कुछ लोगों को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जब ये 389 मेंबर्स में जब हम लोग मेंबर्स को देखते हैं, तो वहां पे कांग्रेस पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, वहां पे मुस्लिम लीग के भी रिप्रेजेंटेटिव थे। अलग बात है कि जब असेंबली की मीटिंग होगी तब जो मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं आएंगे, और उसके बाद वो अपने देश का डिमांड करेंगे, उसके बाद वो अलग हो जाएंगे। और यही जो नंबर है जो ओरिजिनली 389 हुआ करता था, ये बाद में कम होके, जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा तो ये नंबर कम होके 299 हो जाएगा। शुरुआत में ये नंबर 389 हुआ करता था। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आ गया। अब यहां पे आपने 2-3 चीजें देखनी है। पहला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिखने की शुरुआत कब हुई, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेटेड हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, ये चीजें। और सब साथ में जो ज्यादा सवाल हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो कमिटीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? कि जैसे यूनियन पावर को बनाने के लिए एक कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके मेंबर्स कौन कौन से थे। तो जो फैक्ट यहाँ पे कंप्लीटली फैक्ट्स रहेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन जब हम लोगों को देखने को नहीं मिले, लेकिन 2-3 चीजें आपको समझ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संवैधानिक सभा जिसने बाद में हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान लिखा, उसमें टोटल इनिशियली 389 मेंबर्स थे, बाद में इनकी संख्या जो हो गई थी कितनी, 99। क्लियर? तो देखो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। देखिए 389 में से 296 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस में से आने थे। जैसे थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि कुछ एरियाज हमारे अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, यानी कि कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस की फॉर्म में थे, और कुछ एरियाज जो थे वो किसकी फॉर्म में थे, हमारे यहाँ पे प्रिंसेस की फॉर्म में थे। क्लियर? तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में 296 टोटल लोग, 296 रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश प्रोविंसेस में से आने थे, जिनमें से 292 जो है
वो गवर्नर की प्रोविंसेस जो टोटल 11 प्रोविंसेस हुआ करती थी, और 4 जो है वो छोटी छोटी प्रोविंसेस हुआ करती थी जिनको हम लोग कहते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जहां पे गवर्नर नहीं अपॉइंट किया जाता, जहां पे चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता था। तो ऐसे 296 में से 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, और 292 292 जो है वो कहां से आएंगे, जो आपकी 11 प्रोविंसेस थी जहां पे गवर्नर जो है वो रूल किया करते थे। क्लियर? और जो बाकी लोग रह जाएंगे दैट इज योर 93, ये कहां से आएंगे, ये प्रिंसली स्टेट से आएंगे। क्लियर? तो अलग अलग प्रिंसली स्टेट से हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिलती है। पर यहां पे ध्यान रखना 2-3 चीजें, कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से लोग आएंगे ये इलेक्ट होके आएंगे, और इलेक्ट कौन करेगा, इन्हीं प्रोविंसेस का जो लेजिस्लेचर है वो उनको इलेक्ट करके भेजेगा। तो ध्यान रखिए, जिस लेजिस्लेचर को हमने इलेक्ट किया वो आगे जाके किसी को इलेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज योर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। क्लियर? तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहां पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। दूसरा आ जाएगा आपका प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में जो लोग हैं वो इलेक्टेड नहीं आएंगे, वहां पे जो राजे हैं वो अपनी मर्जी से लोगों को जो वो नॉमिनेट करके भेजेंगे। तो क्या समझे आप लोग? आप लोग यहां पे एक चीज समझे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहां पे कुछ लोग इलेक्टेड थे और कुछ लोग क्या थे, नॉमिनेटेड थे। और जो इलेक्शन सिस्टम था वो प्रॉपरली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था, जहां पे पूरा डिवाइड किया गया था, जहां पे 3 ग्रुप्स में रिप्रेजेंटेटिव्स को ब्रेक किया गया था जो इलेक्ट होके आने थे। एक मुस्लिम्स, एक थे सिख, और तीसरे थे जनरल। क्लियर? यानी कि सिख अपने रिप्रेजेंटेटिव अलग से भेज रहे थे, मुस्लिम्स के एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे, और बाकी जनरल से, जनरल का मतलब है बाकी धर्मों के लोग, हिंदू और बाकी रिलीजन जितने भी रह गए उनको जनरल कैटेगरी के अंदर डाला गया। क्लियर? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है, जिस प्रोविंसेस में जितनी रिप्रेजेंटेशन, उस बेसिस के ऊपर डिसाइड किया गया कि किस धर्म के कितने लोग जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आएंगे, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो एक प्रॉपर डेमोक्रेसी जो हो सके, और हर एक वर्ग के, हर एक तबके के लोग जो हैं वो हम लोगों को संवैधानिक सभा के अंदर जो इंक्लूड होते हुए देखने को मिले। क्लियर? तो जब इलेक्शन हुए तो जो मुस्लिम लीग थी उसके 73 सीट्स आई, कांग्रेस की 208 सीटें आई, और देखिए जब इलेक्शन खत्म हुए कांग्रेस की 208 सीट्स आई, मुस्लिम लीग की 73 सीटें आई, और उसके साथ साथ 15 सीटें जो हैं, जैसे प्रजामंडल पार्टी हुआ करती थी। क्लियर? उसके साथ साथ जो है वो आपकी यूनियनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, उनको जो 15 सीटें हमें होती हुई देखने को मिली। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग की बात थी, जिस दिन ये पहली बार मिले, तो वहां पे जो मुस्लिम लीग है उसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। वहां पे मेनली हम लोगों को जो कांग्रेस पार्टी है उसी के ही रिप्रेजेंटेटिव उस दिन, जो संवैधानिक सभा का पहला दिन है, वहां पे मिलते हुए देखने को मिलते हैं। क्लियर? 2-3 चीजें ध्यान रखना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहां पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी हमें देखने को मिलती है। 15 वुमेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल हिस्सा थी। क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो हम लोग अलग अलग, जो बाकी हमारे अलग अलग कास्ट है, अलग अलग जो धर्म है, रिलीजन है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भी संवैधानिक सभा के अंदर है। तो कोशिश ऐसी की गई थी कि यहाँ पे ज्यादा डाइवर्स संवैधानिक सभा जो है उसको बनाया जाए। क्लियर? समझ आ रही कहानी? यहाँ पे इलेक्शन हो गया, लेकिन जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान जो वो अलग हो गया, तो उस समय ये जो 389 थे इनको 299 में रिड्यूस कर दिया गया, जिसमें 229 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आने थे, और जो 70 थे वो कहां से आने थे, वो आपके प्रिंसली स्टेट्स में से आने थे। क्लियर? तो इसमें जो है वो सारी चीजें जो आप लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए, आप लोगों को जो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। डन? तो देखिए जो सीट एलोकेशन है, प्रोविंसेस हैं, 11 प्रोविंसेस ध्यान रखेंगे, बंगाल है, मद्रास, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश उस जमाने में यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, बिहार है, सेंट्रल प्रोविंस है, उड़ीसा है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, सिंध है, असम है। जो 4 कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करती थी, दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा, कुर्ग, और उसके साथ साथ ब्रिटिश बलूचिस्तान। क्लियर? तो इस तरीके से जो हम लोगों को सीट्स की एलोकेशन होती हुई देखने को मिलती है। डन? 296 सीट्स में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने, और 15 सीटें जो वो बाकी पार्टीज ने जीती, जिनका जिक्र जो है वो थोड़ी देर पहले मैंने किया। जल्दी जल्दी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को इसी को ही समझा रहा था। अब देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी, तो सबसे पहली मीटिंग होगी, हमारा पहला दिन होगा 9 दिसंबर 1946, जब हमारी संवैधानिक सभा जो है वो बैठेगी। अब देखिए होता क्या है कि जब भी कोई असेंबली बैठती है तो सबसे पहला काम होता है उसका अध्यक्ष चुनने का। क्लियर? उसका हेड चुनने का, उसका चेयरमैन चुनने का। फ्रांस में एक कन्वेंशन है। फ्रांस में कन्वेंशन क्या है कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो जो सबसे बुजुर्ग होता है उसी को ही हेड बना दिया जाता है। तो यही कारण है कि जब संवैधानिक सभा की मीटिंग हुई तो जो सच्चिदानंद सिन्हा
वो सबसे बुजुर्ग थे, सबसे एक्सपीरियंस थे, और उन्हीं को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आगे चल के परमानेंट जो चेयरमैन है उसको चुनना, उसको नियुक्त करना, और उसके बाद 2 दिनों के बाद ही, यानी कि 11 जो दिसंबर है, 11 दिसंबर है, उस दिन इलेक्शन होते हैं, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो हम लोगों को, जो हमारी संवैधानिक सभा है, उसके अध्यक्ष बनते हुए देखने को मिलते हैं। और उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो उसको प्रपोज करते हैं। अब आप समझिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसका मतलब क्या है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अब आपने सोच लिया कि जी हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, लेकिन आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहते हो, आप कैसा संविधान चाहते हो, आप डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हो, आप लोग जो वो अधिकारों की बात करना चाहते हो, आप लोग सब लोगों को राइट्स देना चाहते हो या कुछ लोगों को राइट्स देना चाहते हो, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कि हम क्या सोच के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लिख रहे हैं। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया 30 दिसंबर को, पास जो हुआ या अप्रूव जो हुआ ये 22 जनवरी 1947 में हुआ। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक खासियत थी, यहां पे जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो सारे के सारे जो डिसीजन है वो प्रॉपर डिस्कशंस के बाद दिए जाते थे। क्लियर। प्रॉपर डेलिब्रेशन होती थी, प्रॉपर डिस्कशन होती थी, कोई मेजोरिटी से डिसीजन नहीं होता था। जब तक सारे लोग एग्री नहीं करेंगे तब तक डिसीजन नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मैटर्स थे, जैसे भाषाओं का मैटर्स था, लैंग्वेज का मैटर था, जब उसके ऊपर राय नहीं बन पा रही थी तो उन्होंने उसको स्किप कर दिया, आगे चलेंगे, फिर बाद में उस मैटर को जो वो पिक किया। यही कारण है आपके देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, वो आज भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट होता हुआ हम लोगों को देखने को मिल रहा है, भी रिलेवेंट है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हर 10 सालों में एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि हर चीज को ध्यान में रखा गया, हर चीज को फोकस में लाया गया, यही कारण था इतना डाइवर्स, इतना ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जो आज भी, आज के समय में भी हम लोगों को रिलेवेंट है, आज के समय में भी हम लोगों को इंपॉर्टेंट होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर। तो वापिस आइए, तो 13 दिसंबर को बेसिकली वो प्रपोजल था कि हम ऐसा संविधान चाहते हैं, फिर प्रॉपर डिस्कशन होती है, और अल्टीमेटली 22 जनवरी 1947 में जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाता है, और उसके बाद फिर जो संविधान लिखने की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 डेज का टाइम लगता है। देखिए कुछ किताबों में 18 डेज की जगह जो है वो 17 डेज भी लिखा गया है, जैसे तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे 17 दिन भी लिखा गया है। तो अगर आपको दो डेट्स भी देखने को मिली तो वहां पे ज्यादा घबराने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। क्लियर। और देखिए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये पहला डॉक्यूमेंट था जो संवैधानिक सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, और जो लास्ट डॉक्यूमेंट जो संवैधानिक सभा या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने अप्रूव किया, उसने पास किया, वो था आपका प्रियम्बल। तो देखिए प्रियम्बल जब वो 26 नवंबर 1949 को अप्रूव हुआ, ये लास्ट डॉक्यूमेंट है। ये वो दिन है जिस दिन हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया, जिस दिन हमने संविधान को इनेक्ट कर लिया, बना लिया और अपने लोगों को दे दिया। ये अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंप्लीमेंटेशन है वो 2 महीने डिले की गई, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो आपका इंप्लीमेंट हुआ। बताइए जरा शाबाश, क्यों जो इंप्लीमेंट हुआ इतना लेट, इतने टाइम क्यों लगा? 2 महीना जो है वो क्यों हम लोगों ने अपना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इंप्लीमेंटेशन को लगाया? देखिए अगर आपसे पूछेगा कोई कि एडॉप्शन कब की है, इनेक्टमेंट कब की है, तो वो डेट आपकी है 26 नवंबर 1949। उस दिन हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था। इंप्लीमेंट जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को किया वो किया 26 जनवरी 1950 से। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्योंकि जब तक हम आजाद नहीं हुए थे उससे पहले 26 जनवरी को आजादी के दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। यही कारण है हम लोग 26 जनवरी को जो है उस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि हमारे लिए बड़ा ही विशेष, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन है वो 2 महीने के बाद की। क्लियर। ये मैं कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं, वैसे प्रियम्बल के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर चीजें लिखी गई, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं आपको लेक्चर 1 आ गया, मैंने कहा देखिए जी 15 टॉपिक है हम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैं पहुंच गया और 15 में से मैंने 4 ही टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो फिर तो पता लग जाएगा ना कि मैंने गड़बड़ की है कुछ ना कुछ। मान लीजिए मैं आया कि जी ये लिखिए 15 टॉपिक हैं, लास्ट दिन भी दिखा दिया 15 टॉपिक है, इसका मतलब सिलेबस आपका प्रॉपर्ली हो गया, जो बोला गया था वो कंप्लीट हुआ। तो सिमिलरली जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा गया वही सेम चीजें, ऑलमोस्ट वही चीजें जो है वो हम लोगों को प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलते हैं। दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है। तो जो शुरुआत हुई वही अगर अंत हो, इसका मतलब है कि जो सोचा गया था वैसे ही चीज लिखी गई। यही कारण है जो मैं बार बार जो है वो प्रेज कर रहा हूं। देखिए कमियां हर देश में है,
क्लियर, हर जगह प्रॉब्लम होती है, हर जगह इश्यूज होते हैं, हर जगह लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन जो चीज अच्छी है वो यही है, क्योंकि जो कानून है, जो लॉज हैं, वही हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। और संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का जो लॉजिक है वो यही है, ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे और साथ में हम एक दूसरे के जो अधिकार हैं, एक दूसरे की जो इमोशंस है, फीलिंग्स, उनको वायलेट ना करें। क्लियर, ताकि जो देश है वो आगे बढ़े और हम लोग अपने एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने में जो है वो अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें। हम सारे लोग अपनी एनर्जी को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वो देश को आगे बढ़ाने में जो है वो हमें जो है वो हमारा देश जो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से लिखा गया है तो वो भी एक बहुत इंस्पायरिंग डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। तभी देश जो है वो सच में ही कानून से चलता है, सच में ही कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान से चलता है। अगर संविधान नहीं होगा तो सब लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और देश जो है पीछे जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर, तो हम लोगों को जो है वो ये चीज अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। लाख बुराइयां है हो सकती है लोगों में या है ना सिस्टम के अंदर, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको भी हम लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट चीज जो हमारे देश के साथ हुई है वो शायद ये संविधान है, जिसको लिखने में बहुत समय लगा। बहुत लोग कहते थे यार इतना टाइम क्यों लगा दिया इसको लिखने में। क्लियर, लेकिन ध्यान रखिए जो हमारा देश उस स्पेसिफिक टाइम पे था, हमारे बड़े चैलेंजेस थे, बहुत इश्यूज थे, बहुत गरीबी थी, भुखमरी थी, लोग एक दूसरे से कोई भाषा पे लड़ रहे हैं, कोई धर्म पे लड़ रहे हैं। तो उस टाइम पे प्रॉपर डेलिब्रेशन वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। क्लियर, यही कारण है हमारा संविधान काफी इलेबोरेट है, काफी डिटेल्ड है, काफी बड़ा है और काफी समय जो है उसको लिखने में लगा। काफी लोग इसको इन ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं है। आज अगर ये रेलेवेंट है तो कहीं ना कहीं जो पूरी एक रिगरस प्रोसेस को क्योंकि फॉलो किया गया था, इसलिए ये पूरे का पूरा जो चीजें हैं वो हम लोगों को इंप्लीमेंट होती हुई देखने को मिलती है। क्लियर, चलिए वापस आइए। अब जल्दी से फटाफट जब हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं, या आप लोगों के डॉक्यूमेंट में मैं कुछ और कमिटीज भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको। यूनियन के पास क्या क्या पावर होगी उसके लिए कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू उसके हेड थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कमेटी बनी थी, उसके हेड भी जवाहरलाल नेहरू थे। स्टेट राज्यों के लिए कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भीमराव अंबेडकर जी। रूल ऑफ प्रोसीजर कैसे कैरी आउट किया जाएगा हाउस को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब होता है कि कैसे हाउस को रन करेंगे, उस कमेटी के हेड जो है वो भी कौन थे, तुम्हारे राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए जो एडवाइजरी काउंसिल बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, इनको उठाना है, एक बार पढ़ लेना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं और होगी। नोट्स में आपको मैंने कुछ और एक्स्ट्रा कमिटीज भी दी हुई है जो आज तक पूछी तो नहीं गई है, लेकिन देयर आर चांसेस कि उनके ऊपर भी सवाल जो है वो पूछे जा सके। ये सब लोगों ने याद कर लेना है। देखिए जब हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा जो बाकी 6 मेंबर्स थे एक बार नजर जरूर मार लेना। पहले थे गोपाला स्वामी एनगर, दूसरे कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे के.एम. मुंशी, चौथे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, पांचवें माधव राव ने जो है वो बी.एल. मित्तल को रिप्लेस किया था। बी.एल. मित्तल की जो तबीयत थी वो खराब हो गई थी, यही कारण था। उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था और माधव राव जो है उन्होंने रिप्लेस किया। कृष्ण रामाचार्य, टीटी कृष्ण रामाचार्य, इन्होंने डीपी खेतान को रिप्लेस किया। डीपी खेतान जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर, तो आप सब लोगों ने जो है इन सभी लोगों को, देखिए सारे नाम नहीं याद करवा रहे हैं कि जी सारे लोगों के नाम याद रखिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जहां से सवाल पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं, क्लियर, वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो सब्जेक्ट्स है जो पहले हमने पिछले एक हफ्ते में किया वो सब्जेक्ट्स की बेसिकली इंट्रोडक्शन थी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों को कौन पढ़ाएगा। डन। सिर्फ अकाउंट्स की क्लास जो अभी तक नहीं दी गई है, क्योंकि अकाउंट वाले जो सर है या मैडम है वो हम लोगों को 1 तारीख से 1 अप्रैल से जो वो ज्वाइन करेंगे। ये अप्रैल फूल नहीं है, रियलिटी में 1 अप्रैल से ही ज्वाइन करेंगे। तो उस दिन जो है वो भी सबसे एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे। अगर आपने लेक्चर जितने भी देखे होंगे तो सारे लोग वही हैं जो काफी समय से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री पढ़ाने के लिए फ्री दिया जा रहा है। ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि सच में ही आपको जो है वो क्वालिटी दी जा सके। वैसे हम ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को शायद इसका फायदा हो रहा होगा, कुछ लोगों को लगता होगा कि जी हमारा बड़ा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन अगेन हमारी तरफ से जो वो एक कोशिश है कि अगर दे ही रहे हैं तो अच्छा दिया जाए, ताकि आप लोग हमें याद रखें और हम लोग जो है वो आपको याद रखें। क्लियर, तो आप लोग जो है वो इसके बिल्कुल सारी चीजें मिलेगी। करंट अफेयर हर सैटरडे को क्लास होगी। पहले पॉलिटी का एक हिस्सा खत्म करेंगे, फिर इंग्लिश भी शुरू होगी, इकोनॉमी भी शुरू होगी, हिस्ट्री होगी, जो भी अकाउंट्स है, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो तो हमने शुरुआत से ही शुरू कर दिया है। इस हफ्ते में 3 दिन जो है आप लोगों की इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो वो क्लासेस होंगी। होली की छुट्टी रहेगी, वो पहले आप लोगों को जो है वो बता देता हूं। ठीक है जी, चलिए अब कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन हमें देखने को मिले। प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। 2 इसके वाइस प्रेसिडेंट थे, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्ण रामाचारी।
एडवाइजर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे BN राव, सिंबल जो सील थी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो थी एलिफेंट, सेक्रेटरी थी HVR अयंगर। अब आप बोलोगे कि जी हम खुद ही पढ़ लेंगे, लेकिन चलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैलीग्राफर थे जिन्होंने, शायद आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हाथ से लिखा गया है। तो जो इंग्लिश भाषा में लिखा गया वो बेसिकली प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया, और जो हिंदी में लिखा गया वो बसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा लिखा गया। क्लियर? तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम लोग पूरे का पूरा जो ड्राफ्ट्समैन थे जिन्होंने पूरे संविधान को ड्राफ्ट किया, उनका नाम है SN मुखर्जी। टोटल जो खर्चा आया 64 लाख का खर्चा आया। महात्मा गांधी, जिन्ना वगैरह, पहले जिन्ना जो है वो नहीं हिस्सा थे, और महात्मा गांधी वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्लियर? जो हमारा संविधान है उसको आप लोग देखोगे तो बड़ी सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई है, प्रॉपर एक ब्यूटिफिकेशन। जैसे प्रियम्बल को फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये जो पूरे के पूरी ब्यूटिफिकेशन है, शांति निकेतन से आर्टिस्ट आए थे, नंदलाल बोस और ब्योर राम मनोहर सिन्हा, इनके द्वारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रॉपर डेकोरेशन की गई है। अगर आप देखोगे तो अलग अलग थीम्स हम लोगों को, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास है, वहां के अलग अलग थीम जो है वो संविधान के से रिगार्डिंग जो वो देखने को मिलती है। हम लोगों ने जो हमारा नेशनल फ्लैग है दैट इज तिरंगा, 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। नेशनल एंथम, बोलते जाओ कौन सा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और हमारे देश के जो राष्ट्रपति बने वो 24 जनवरी 1950 को बने। क्लियर? ठीक है जी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जी। फैक्ट्स जो है वो आप लोगों ने थोड़े से ध्यान में रख लेने हैं, दिमाग में रख लेने हैं। क्लियर? तो ये था आज हमारा लेक्चर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साथ साथ जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रह गया था। वैसे मैंने सोचा था कि पहले लेक्चर में खत्म करेंगे, लेकिन बातें करते करते, बातें बताते बताते कभी कभी टाइम जो है वो एक्सीड हो जाता है। थोड़ा सा स्पीड पकड़ा है, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये बोला, देखिए जहां पे फैक्ट्स आता है वहां पे मैं अपने आप स्पीड पकड़ लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है उनको रिटेन करना है। क्लियर? होपफुली आप लोगों को अब नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम पता होंगे। जिनको नहीं पता है वो पता कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो कल मिलेंगे हम लोग फिर, जब हम लोग को पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक शेड्यूल हमारे यहाँ पे अलग अलग है, प्रियम्बल है। कोशिश करेंगे कि 2 टॉपिक जो उनको हम लोग कल कंप्लीट करें, बाकी कल देखते हैं जितना हम लोगों से पढ़ा जाएगा उतना हम लोग पढ़ेंगे। पर देखिए ध्यान रखिए, जो सक्सेस है वो भी आपकी है, जो फेलियर है आपका है। हम बस एक फैसिलिटेटर है, एक कैटलिस्ट है जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद कर सकते हैं, आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ध्यान, मेहनत या जो हार्ड वर्क है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ऐसा सोचो सिर्फ देखने से ही कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना, अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो अगर आप 3-4 घंटे पढ़ोगे तब जाके जो वो कुछ हो सकता है। और ध्यान रखिए, जितना ज्यादा रिवीजन आप करोगे उतना ज्यादा को रिटेन करोगे। चीजें अभी आसान भी लग रही होंगी क्योंकि पॉलिटी कंपेरेटिवली इजी रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटी जो हम लोगों ने हमेशा फोकस करना होता है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, हिस्ट्री वगैरह, जहाँ पे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर? लेकिन जो पॉलिटी हमारी है यहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं। तो यही कारण है, अगर आप लोग जितना डिटेल में इसको पढ़ सकते हो उतना आप लोगों के लिए जो है वो बढ़िया है। डन? बिल्कुल करेंगे सारा, किस किस कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा देश किसी एक देश के संविधान से तो नहीं, मल्टीपल कंट्री जो जो हमारे देश को सूट किया, जो जो हमारे देश में इंप्लीमेंट चीजें हो सकती थी, उनको हमने अलग अलग देशों से जो वो पिक किया। तो बिल्कुल जी बिल्कुल डेली मिलेगा या पूरा अपलोड होगा। देखिए कोशिश है कि हम आपको सारे पहले दे दें, लेकिन अभी क्योंकि नोट्स में भी अपडेशन हो रही है, हिंदी में भी कन्वर्जन हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। यही कारण है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो नोट्स जो आप सब लोगों के साथ जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। क्लियर? चलिए चलिए ठीक है जी। तो वैसे ज्यादा प्रभावित जो है वो हम लोग यूके से ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि आप लोग देखिए ना, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पूरे एक्ट जो है वो यूके ने पास किए हुए हैं। तो यही रीजन है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट्री नेचर ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो हम लोगों को जो है वो यूके से देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यूके में जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, लेकिन यहाँ पे जो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।